Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. As we were studying accounting principles of class 11th, so in the continuation of that series, today we are going to learn further principles. And the first principle which we are going to learn today is revenue recognition concept or realization concept. So stay with me in this video till end and clear all your concepts related with this principle. Then first of all, what is revenue? Revenue means amount added to capital as a result of business operations. Revenue is earned by sales of goods or by providing services. तो revenue basically है क्या? वो amount है जो आप capital में add कर रहे हैं और वो amount कहाँ से आ रही है? वो आ रही है through the business operations, यानी कि whatsoever activities you are doing as a part of your business operation, यानी business की जो activities हैं वहाँ से कुछ मनी आप अर्न कर रहे हैं यानी रेवेन्यू मिल रहा है, वो आप कैपिटल में ऐड कर देते हैं. ठीक है. एंड ये रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है? रेवेन्यू आ रहा है थ्रू द सेल्स ऑफ गुड्स या फिर बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज. क्या तो आप सर्विसेज दे रहे हैं या फिर आप गुड्स बेच रहे हैं और उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड when the title or the ownership of good has been transferred to the purchaser and when he legally becomes liable to pay the amount. यानी कि रेवेन्यू को रियलाइज तब माना जाता है जब टाइटल या फिर ओनरशिप किसी गुड्स की ट्रांसफ़र होती है. ओनरशिप या टाइटल का मतलब है सपोज जब हम मार्केट में जाते हैं तो इन दैट केस बिफोर वी मेक अ परचेज, शॉप में जो सामान रखा है या किसी एक मॉल में सामान रखा हुआ है उसकी जो ओनरशिप होती है वो उस पर्टिकुलर मॉल का जो ओनर होता है उसकी होती है या फिर शॉपकीपर है उसकी है. ठीक है. यानी वो गुड्स उसके हैं, दे बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. बट एज सुन एज वी पे प्राइस फॉर दैट, हम उसे प्राइस उसके लिए पे कर रहे हैं या फिर हम उसको लेके आ रहे हैं ऑन एनी टर्म्स ऑफ बेसिस कि हम उसे फ्यूचर में पे करने वाले हैं, क्रेडिट लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से टाइटल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे नाम पे, यानी कि वी बिकम द रियल ओनर ऑफ दैट गुड. तो उसी को यहाँ कहा गया है कि टाइटल का ट्रांसफ़र होना. तो जैसे ही ओनरशिप या फिर टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र होता है परचेज़र के पास या परचेज़र को मिल जाती है उसकी ओनरशिप, सो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी दैट टाइम ही विल और शी विल लीगली बिकम लाइबल टू पे द अमाउंट. तो वहाँ पर रेवेन्यू जो है वो रियलाइज्ड माना जाता है. बट वन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि रेवेन्यू रियलाइजेशन डज नॉट मीन्स कि यू हैव रिसीव द कैश. ऐसा नहीं कि आपने कैश रिसीव करा तभी आप कहेंगे कि रेवेन्यू रियलाइज हुआ है. एज सुन एज ट्रांजैक्शन होगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है किसी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की, देन आप ये मान लेंगे कि रेवेन्यू जो है वो रियलाइज हो गया है, चाहे वो पैसा आपको बाद में मिले. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कंपनी को एक ऑर्डर मिलता है ऑन 1 जनवरी एंड गुड्स की सप्लाई होती है 20 जनवरी को. ठीक है. एंड जो मनी रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल को. इन दिस केस जब आप 20 को गुड सप्लाई कर रहे हैं तब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, उसी दिन ये मान लिया जाएगा दैट रेवेन्यू हैज़ बीन रियलाइज्ड, चाहे वो पैसा आपको अप्रैल में क्यों ना मिला हो, लेकिन 20 जन को ही आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे. ये है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट. Next concept is matching concept. Again, this is very important concept because it helps in determining the true picture or the correct profit of the firm. According to this concept, all cost or expenses of a particular period must be charged against the revenue of that particular period only. ऐसा क्यों है? इसका एक रीज़न है कि आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं करेंट ईयर में उसको जब आप सेट ऑफ करेंगे तो उनको अगेंस्ट जो रेवेन्यू है इस पीरियड का उसी से होना चाहिए सेट ऑफ. अगर आप किसी एक्सपेंस को नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे वहाँ आप उसको राइट ऑफ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि करेंटली आपने एक्सपेंस वो बेयर किया था और उसका इम्पैक्ट करेंट ईयर में पड़ा होगा. स्पेशली ऐसे एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और जिनको करने से उनका जो बेनिफिट है वो उसी ईयर में हमें मिलता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको राइट ऑफ करना ज़रूरी है. जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप राइट ऑफ करते रहते हैं हर बार, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं दे मस्ट बी रिटर्न ऑफ विद इन द ईयर इन विच दे हैव बीन इनकर्ड, बिकॉज उनका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो भी सिर्फ करंट ईयर तक ही मिलेगा. तो ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर करें एक पर्टिकुलर पीरियड में उनको उसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यूज़ के थ्रू सेट ऑफ करना चाहिए या फिर राइट ऑफ करना चाहिए. सो फॉलोइंग आर द पॉइंट्स विच आर टू बी kept in mind while following the matching concept. First point says when item of revenue is included in profit and loss account, all expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown as expenses. This is on the basis of this principle only that we show outstanding expenses in P&L. P&L means profit and loss account even when cash was not paid. तो भाई ये पहला पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप रेवेन्यू आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहे हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस आपने करे हैं, ठीक है,
वो आपने चाहे पे करे हो या ना पे करे हो, उनको आप एज ए एक्सपेंस शो करते हो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड। आपने सर्विसेज ले ली, आपने पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सपेंस है तो इसी साल का, इसी ईयर का, इसी अकाउंटिंग ईयर का, तो आप उसको क्या करते हैं, ऐड करके वहाँ पे दिखाते हैं एक्सपेंसेस में, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर ऑफ योर फर्म। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे लाइन यही लिखी है कि चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो, यू आर सपोज टू इंक्लूड इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग, P&L से रिलेटेड हो P&L में वो अमाउंट आप शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, दैट इज इफ एक्सपेंसेस आर पेड पार्टली। पार्टली एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने कोई एक्सपेंस है उसको पार्ट्स में पे किया है। आपने कुछ पोर्शन हो सकता है करंट ईयर का पे किया है, कुछ हो सकता है फ्यूचर का पे किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये आपको माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सपोज टोटल अमाउंट हमने इंश्योरेंस प्रीमियम की पे करी 10,000, आउट ऑफ विच 3,000 आर फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी 3,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के हैं। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो 3,000 है नेक्स्ट ईयर का, इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, आने वाले ईयर में मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। और ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, इसीलिए आप इसको 3,000 को करंट ईयर के P&L में शो नहीं कर सकते। आप करंट ईयर के P&L में 10-3 यानी कि वहाँ पर आप शो करेंगे सिर्फ 7,000 रुपीज़, और ये 3,000 जो है आपकी एसेट बन जाएगा, करंट एसेट, और ये आपकी फर्म की बैलेंस शीट में शो होगा इस साल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन आप इसको डिडक्ट करेंगे जब आप वहाँ पर P&L बनाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपने रिसीव किया है, उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें हैं, यानी कि व्हाट्स एवर एक्सपेंसेस यू आर पेइंग, इफ़ यू आर पेइंग फॉर करंट ईयर देन यू विल रिकॉर्ड, इफ यू आर पेइंग फॉर फ्यूचर देन यू विल बी रिकॉर्डिंग दैम इन योर बैलेंस शीट एज इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। So next point is cost of goods remaining unsold at the end of the year together with expenses incurred on them must be carried forward to next year, as these goods will be sold in next year only. Closing stock of this year turns to opening stock of next year. अब एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉस्ट है किसी भी गुड्स की, यानी जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है गुड्स का, आप नहीं उसको सेल कर पाए हैं, तो एक्सपेंसेस को इनकर करके, जो भी आपने उसमें एक्सपेंसेस इनकर करे हैं उनको टोटल करके उसके साथ फिर उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और ये प्रिंसिपली इसका बेसिस है कि करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनकम्स टू बी रिसीव्ड, दैट इज accrued incomes must be added and income received in advance must be deducted. Again the thing is that accrued income वो होती है जिसके लिए आपने सर्विसेज दे दी लेकिन आपको मिली नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपने सर्विसेज ली, अमाउंट पे नहीं करी। सेम वे में ये होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने अर्न तो कर लिया इनकम लेकिन वो आपको मिली नहीं है। ऐसी इनकम्स को हम कहते हैं accrued income. अगेन द थिंग टू बी नोटेड इज दैट कि भाई ये आपने जो सर्विसेज दी है करंट ईयर में दी, तो करंट ईयर की इनकम है, इसलिए इसको ऐड किया जाना चाहिए वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। अमाउंट आपको मिली है या नहीं मिली है आप उसको ऐड करेंगे, एंड नहीं मिली है इसीलिए ये accrued income है। देन बात आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। अगर आपके पास कोई इनकम आ चुकी है और वो एडवांस के लिए यानी नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए है वो, तो उस सिचुएशन में आपको डिडक्ट करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कमिंग ईयर, वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।